तो ये जो 2021 का पेपर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसमें आप लोग जैसे देखे होंगे कि किस तरीके से पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, किस तरीके से पैटर्न अभी बदल रहा है। तो लास्ट ईयर के पैटर्न में अराउंड 60 टू 65 क्वेश्चंस लीगल से पूछे गए थे, एंड जीके एंड करंट अफेयर की बात करें तो अराउंड 20-25 क्वेश्चन वहाँ से थे। उसके बाद मैथ्स से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, 10 सॉरी मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों मिला के अराउंड 10 क्वेश्चन थे। तो टोटल जो है आपका 100 क्वेश्चन में बेसिकली सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो लीगल का ही रहता है, अराउंड 65 कभी 70 तक चले जाता है। और इंग्लिश का 5 क्वेश्चन रहता है, ये फिक्स रहता है। मैथ का मैक्सिमम 5 रहता है, रीजनिंग का 10 के अराउंड रहता है। एंड लीगल में भी पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी का 20-25 क्वेश्चन कभी रहता है। एंड उसके बाद बाकी रेस्ट पोर्शन जितना भी हो गया वो आपका जो भी आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, उसके बाद टॉर्ट, ये सब रहता है, और आईपीआर। और एक क्वेश्चन आपका एक पोर्शन और है यूएन का, तो उससे रहता है। तो सबसे पहले जैसे आपको ये देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपका जीके से पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज करेक्टली मैच टू द ऑथर। तो ये आपका स्टैटिक जीके से पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है, खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान। ये आप लोग लूसेंट से पढ़िए, जो भी जीके का जो भी क्वेश्चन है वो बेसिकली आप लोग फोकस करो लूसेंट के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अगस्त 15 1947 कैबिनेट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो बी आर अम्बेडकर फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, ये तो सबको पता होगा, बट सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस नहीं थे। तो इनका आंसर डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चन का भी पैटर्न अब आ गया है पूछने का, इसीलिए आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं मॉक टेस्ट वगैरह में। पहले ऐसा क्वेश्चन थोड़ा, हाँ, स्टेटमेंट बेस, ऐसे क्वेश्चन भी कोशिश करना है सॉल्व करने का। अब ऐसा पूछा जा रहा है। अब एक और स्टैटिक जीके का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशियन रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1917 में हुआ था। ये अगर आप जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं जान रहे तो कुछ कह नहीं सकते हैं। नेक्स्ट था आपका, ये भी करंट से है ये क्वेश्चन, थ्री बैंडेड रोजफिंच। ये एक बर्ड है जो कि अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में पाया गया था। ये आए थे माइग्रेट करके शायद साउथ चाइना से और भूटान से, तो जिनका जिनका पाया गया था, तो इसीलिए ये न्यूज़ में रहा था। उसके बाद है आपका बेसिकली 1 to 10 में अगर देखें तो यहाँ तक आपका करंट से ही पूछा गया है। करंट में कुछ डिस्कस करने वाला कुछ ऐसा है नहीं। कोई डाउट है 1 to 10 में? कोई क्वेश्चन? श्रेया, कृष्णा, दुर्गेश। एंड 10 to 15 में? टेन टू 15 में डाउट है? चलो अब चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। 12 एक्स 13, तो 13 में ये है, एक्स गोज टू अ शॉप फॉर बाइंग एन आइटम कॉस्टिंग 10 रुपीज़। X gives a 10 rupees coin to shopkeeper, but shopkeeper refuses to sell the item as he does not accept the 10 rupees coin। कह रहा है कि मैं ये 10 रुपए का कॉइन नहीं लूँगा। एंड आर्ग्यूइंग दैट 10 रुपीज़ कॉइन इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन हिज लोकेलिटी। चूँकि 10 रुपीज़ कॉइन जो है वो आरबीआई के द्वारा पब्लिश किया जाता है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू पब्लिश किया जा रहा है उस पर, तो वो जो है व्हाट लीगल ऑप्शन एक्स हैज़ इन दिस सिचुएशन। तो जो भी आपका कॉइन होता है, अगर कोई कॉइन आपका मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन दिस केस अगर जैसे कहते हैं ना लीगल टेंडर, तो बोला गया था जब आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो मोदी जी आए थे 8 नवंबर को, बोले थे कि अब से ये करेंसी जो भी बैन किया गया था, ये अब लीगल टेंडर नहीं होंगे।
500 और 1000 के नोट्स, तो उसको लीगल टेंडर बोला जाता है। तो जब ये लीगल टेंडर है तो आप अगर कोई ये लेने से मना कर रहा है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। चूँकि आप इंडियन सिटीजन हैं और इंडियन करेंसी को आपको एक्सेप्ट करना ये आपकी ड्यूटी बनती है और हमारा ये राइट बनता है। इसलिए राइट एंड ड्यूटीज़ कभी कभी बताते भी हैं, राइट एंड ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो अगर हम आपको 10 रुपीज़ दे रहे हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है कि उसको एक्सेप्ट करें। तो इसमें वो क्या कर सकते हैं, टू फाइल अ केस इन कोर्ट अगेंस्ट द आरबीआई। आरबीआई के खिलाफ वो केस क्यों करेंगे, क्योंकि आरबीआई तो बोली हुई है। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट है टू फाइल अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉपकीपर फॉर रिफ्यूजिंग अ वैलिड लीगल टेंडर इशूड बाय आरबीआई। तो क्या ये हो सकता है? चलो ये थर्ड देखते हैं, टू फाइल अ पब्लिक पीआईएल फॉर डिक्लेयरिंग 10 एज इनवैलिड। ये हम क्यों करने जाएंगे? एंड फोर्थ अगर हम देखें, एक्स एज नो लीगल ऑप्शन। तो इसमें तीन क्वेश्चन, मतलब तीन स्टेटमेंट जो 1, 3, 4 अगर आप देखें कॉमन सेंस से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी, क्योंकि ये सरासर लग रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हम अगर कोई 10 रुपये का कॉइन नहीं ले रहा है तो अगर वो लीगल टेंडर है तो आप आरबीआई पे केस करने तो नहीं चले जाएंगे। ये तो गलती तो उसकी है ना, सिटीजन की गलती है। तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो सेकेंड होगा, टू फाइल अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉपकीपर। कोई डाउट? श्रेया समझ में आया? अब नेक्स्ट है अ पर्सन, 14th नंबर, अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर पर्सन इन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। हाँ, एक मिनट पहले इसको डिस्कस करना है। किससे? इससे है, प्रीवियस ईयर से है। नहीं तो वो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, पहले इसको प्रीवियस ईयर को कर रहे हैं तो इसको करते हैं, फिर उसके लिए अलग से कर लेंगे, या फिर मैसेज करके पूछ लेना। अभी है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर, अ पर्सन हु हेल्प्स इन अनदर पर्सन इन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो एक आदमी किसी को कोई क्राइम कर रहा है तो उसमें वो उसको हेल्प कर रहा है। तो इसमें देखो, अबेटर, इंस्टिगेटर, एकम्प्लिस, फ्रेंड। तो फ्रेंड तो सबसे पहली बात नहीं होगी, इंस्टिगेटर भी नहीं होगा एंड अबेटर भी नहीं होगा। अबेटर उसको कहते हैं जो किसी चीज़ के लिए अबेट कर रहा है, तो यहाँ पे वो उसको वो भी नहीं कर रहा है। तो एकम्प्लिस एक वर्ड है। एकम्प्लिस का मतलब होता है कि जब भी आप कोई अपराध कर रहे हैं, कोई क्राइम कर रहे हैं, तो उसमें जो आपको हेल्प करता है उसको एकम्प्लिस बोला जाता है। ये आपका एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 133 में डिफाइंड है एकम्प्लिस। एंड जब क्रिमिनल कंस्पिरेसी का चार्ज चलता है सेक्शन 120B में आईपीसी में, तो वहाँ पे एकम्प्लिस वर्ड वहाँ पे भी यूज होता है। तो तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो होगा एकम्प्लिश। ठीक है, नेक्स्ट करें 15। कृष्णा समझ में आया? अब नेक्स्ट है हुएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विथ इंटेंशन ऑफ काउजिंग डेथ। देखो ये जो लाइन है, ये लाइन आप लोगों ने पहले कहीं पढ़ा है ये लाइन, causing death with intention of causing such bodily injury as is likely to cause death commits an offense of murder। आपने कहीं पहले ये पढ़ा है? आप, हाँ हाँ, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बार बार बोला है, जब जब भी हमने पढ़ाया तो बेयर एक्ट से इसीलिए पढ़ा है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से उठा के दे दिया जाता है। अगर आप वो पढ़े होंगे तो डायरेक्ट समझ में आ जाएगी क्वेश्चन, अरे डायरेक्ट हमारे बुक से पूछा गया है। अब फैक्ट है, ये प्रिंसिपल है आपका। फैक्ट क्या है देखते हैं। ए नोइंग दैट जेड इज लेबरिंग अंडर सच अ disease that a blow is likely to cause his death, strikes him with intention of causing bodily injury and judge died in consequence of blow is liable for। तो कह रहा है कि ए जो है उसको पता था कि जेड को कोई बीमारी है, अगर वहाँ पे मारेंगे तो ये मर जाएगा।
तो इसमें जो ए होगा वो किसके लिए लायबल होगा? तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर बताओ, कौन सा आंसर हो सकता है इसका? Culpable homicide amounting to murder, and as A had intention of causing such bodily injury that is likely to cause death. हम्म ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये, भले ही पहले ना लग रहा हो इजी, बट क्वेश्चन बहुत इजी था ये। हु हाँ, हु among the following has power to issue an order under section 144 of CRPC? धारा 144 आप लोग सुने होंगे, जो धारा 144 लगती है ये हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो ये कोरोना के टाइम पे भी न्यूज़ में रहा था। धारा 144 सभी को पता होगा कौन इशू करता है। तो इसमें देखो सिंपल सा, अगर नहीं भी आ रहा है तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस हर जगह पे उसको इतना नहीं है कि वो हर जगह पे जा के वहाँ पे वो करेगा, वो इशू करेगा। उसके बाद डीजीपी, डीजीपी इतना बड़ा पूरे स्टेट का होता है, तो उसको भी, वो भी ऐसा काम तो करेगा नहीं कि हाँ चलो यहाँ पे हम धारा लगाएं, क्योंकि उसको पूरे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सरकारी वकील जो होते हैं, तो उस वो क्या करेंगे इसमें? उसका कोई रोल नहीं है, ये डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आपका डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होता है। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास ये पावर होता है। धारा 144 में वो कर्फ्यू वगैरह जो भी होता है वो लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है क्वेश्चन आपका। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो इजीली सॉल्व हो सकता है। अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कौन सा डाउट है 15 to 20 में बताओ। आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिखा है ना? 17, ए पुट्स जेवल्स इनटू बॉक्स causing a box belonging to Z with intention that they may be found in that box, and these circumstances may cause Z to be convicted of theft. A has committed the offense of, तो बताओ क्या हो सकता है? ए क्या किया यहाँ पे? ज्वेलरी बॉक्स से मान लो कि ज्वेलरी निकाल लिया जो जेड का था। अब वहाँ से ऐसा ये करता है कि ए पुट्स ज्वेल, अच्छा ये रख देता है, ए पुट्स ज्वेल इनटू बॉक्स बिलोंगिंग टू जेड विथ इंटेंशन दैट दे मे बी फाउंड इन दैट बॉक्स, and that these circumstances may cause जेड टू बी कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट। जेड को यहाँ पे कौन है जेड? ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ, देखो ऐसा कर रहा है यहाँ पे कि ए जो है ज्वेलरी निकाल के, मतलब एक जैसे मान लो किसी के बैग में हम डाल रहे हैं, मेरे पास एक बैग, मेरा बैग है, उसमें कोई सामान ला के मेरे में डाल दिया विथ इन, और जो सामने वाला पार्टी था वो सोचा कि जब चेकिंग होगा तो इसके बैग में मिल जाएगा और ये चोरी के लिए ये लायबल होगा। सिंपली यही क्वेश्चन है। एंड दिस सर्कमस्टांसेस में कॉज, तो कहेंगे ना कि जेड ही चोरी किया। जैसे मान लो हम क्लास में बैठे हुए हैं आराम से, कोई लड़का आता है और मेरे बैग में पेन रख देता है। अब उसके बाद क्या होता है कि या फिर मोबाइल रख देता है, उसके बाद चेकिंग होती है और जो लड़का रखता है वो कहता है कि, सोचता है कि चलो अगर इसके बैग में रख दें तो ये फंस जाएगा और इसको चोरी के लिए कन्विक्शन होगा, मतलब लायबल होगा ये। तो इसमें ए जो है ये कौन सा ऑफेंस किया है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे लाइंग, लाइंग तो किया नहीं है। गिविंग फॉल्स एविडेंस, ये भी नहीं है यहाँ पे। उसके बाद चीटिंग, चीटिंग तो ए तो यहाँ पे कोई उसका चीटिंग से क्यों? चीटिंग में क्या है कि आप कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टली किसी चीज कोई काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या किया है कि ला के कहीं से चोरी करके लाया, कहीं पे डाल दिया। तो यानी कि ये क्या कर रहा है यहाँ पे, उस एविडेंस को फैब्रिकेट कर रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो फैब्रिकेटिंग ऑफ एविडेंस। क्या है आंसर? फैब्रिकेटिंग एविडेंस। समझ में आया श्रेया?
देखो सिंपल सा है, तुम्हारे पास बैग है, तुम्हारे बैग में कोई सामान ला के रख दिया और तुमको किस चीज़ के लिए लायबल किया जाएगा। नेक्स्ट बताओ कौन सा क्वेश्चन डाउट। हाँ बताओ। नेक्स्ट। चलो 18 18 18 समझ में आया सबको। 18 में देखो क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑफेंस इज कमिटेड व्हेन अ पर्सन वॉलेंटरली एब्स्ट्रैक्ट अनदर सो एज टू प्रिवेंट द लेटर इन प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन। मान लो ये हमने रॉन्गफुल रिस्ट्रेन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आप लोगों को पढ़ाया था। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है आपका सेक्शन 339 में एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है वो 340 में। मान लो रिस्ट्रेन में क्या कर रहा है, किसी को हम रोक लिए हैं, बोल रहे हैं कि आपको हम आगे जाने नहीं देंगे, और कन्फाइनमेंट में क्या कर रहे हैं, उसी को हम रूम में बंद कर दिए हैं, बांध दिए हैं, पेड़ पे बांध दिए हैं, या फिर उसको रूम में लॉक कर दिए हैं, कुर्सी से बांध दिए हैं। तो ये हो गया आपका रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो गया, रोके हैं बस, और कन्फाइनमेंट हो गया, उसको रूम में लॉक करके बंद कर दिए। ये आपका सेक्शन 339 एंड 340 में डिफाइंड है आईपीसी के। फिर नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल एंड फैक्ट वाला। तो ये क्वेश्चन भी देखो आईपीसी से पूछा गया है, ये भी बहुत इजी है। इसमें प्रिंसिपल में यही है कि नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म इट मे कॉज टू पर्सन फॉर दोज बेनिफिट इट इज़ डन इन गुड फेथ। तो यहाँ गुड फेथ की का क्वेश्चन है ये। इवन विदाउट द पर्सनस कंसेंट इफ द पर्सन आर सच दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई द कंसेंट। तो अब देखो हुआ क्या है, ये प्रिंसिपल था हमारा, ये प्रिंसिपल कहाँ से आया है, आईपीसी से आया है डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब हाँ। अब फैक्ट में क्या है कि जेड इज कैरिड ऑफ बाय अ टाइगर, ए फायर्स एट टाइगर नोइंग इट टू बी लाइकली टू कॉज दैट दे may sought to kill the jad but not intending to kill the jad in good faith intending jad's benefit, a बॉल गिव्स जैड मोर्टल वाउंड। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है ये भी, बहुत सिंपल सा है, गुड फेथ का ये क्वेश्चन है। नो ऑफेंस, क्यों नहीं ऑफेंस यहाँ पे होगा। तो नो ऑफेंस एज ए फायर्ड द टाइगर इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ जैड एंड डिड नॉट इंटेंड टू किल जैड, क्योंकि वो बचाना ही तो चाह रहा था और वो गुड फेथ में किया था, तो वहाँ पे उसको डिफेंस मिल गया। अब नेक्स्ट है रॉबरी का। रॉबरी का सेक्शन कहाँ पे डिफाइंड है बताओ। 390 में। और जब रॉबरी हम बताए थे तो उसमें ये बताए थे रॉबरी में भी थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो देख के ही बना सकती हो कुछ। उसके बाद है हु चेयर्ड द फर्स्ट लॉ कमीशन, ये स्टैटिक जीके से है आपका। फिर सीआरपीसी कहाँ पे आता है, तो सीआरपीसी जो आता है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, क्योंकि ये इसको कंकरेंट लिस्ट उस लिस्ट को कहते हैं कि जिसमें स्टेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके उसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट रूल, मतलब थोड़ा बहुत पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। जैसे स्टेट लिस्ट होता है, सेंटर लिस्ट होता है, और एक होता है आपका कंकरेंट लिस्ट। तो जो आपका फर्स्ट लिस्ट है आपका, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकता है। सेकेंड लिस्ट जो स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है। जैसे एग्रीकल्चर ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। अब जैसे डिफेंस से रिलेटेड इशू है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। जैसे कुछ मामले ऐसे हैं हॉस्पिटल एजुकेशन टाइप का जो कि दोनों को साथ में मिलके करना होता है, तो उसको कनकरेंट करता है। उसी तरह सीआरपीसी जो है वो कनकरेंट में आता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ अमेंड कर सकती है। उसके बाद कौन सा डाउट है बताओ 20 to 25 में।
बताओ। तो अभी तक की नहीं हो तो, हम तो इतने दिन से बोल रहे हैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, क्या कर रही हो तुम लोग? क्यों क्यों नहीं किया? इतना इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रिंसिपल फैक्ट से, डर लग जा रहा होगा देख के ही, क्वेश्चन ही देख के कि नहीं ये करना ही नहीं है। वो नहीं हो करना है ना, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। इतना इजी क्वेश्चन था, बस ध्यान में रखना है, कॉमन सेंस अप्लाई करना, इजीली बन जाएगा। फिर 20 to 30 में आई थिंक ये आपका स्टैटिक से पूछा गया कुछ मैथ्स है इधर। फिर आप आ जाओ आगे, कौन सा क्वेश्चन पे आ जाए? अब है 36 डायरेक्शन, ये अभी रहने दो इसको, अभी लीगल जो जो भी पार्ट है उसको कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ 36 पे। ओनली द पार्टी हु हैज सफर्ड डैमेज और इंजरी कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ। तो जब हम पढ़ा रहे थे मैगजीन, तो उसमें एक वर्ड था लोकस स्टैंडाई। तो लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है कि आप कोर्ट में क्यों खड़े हैं, क्यों आप आए हैं, कि आप जो स्टैंड हुए हैं। लोकस स्टैंडाई मतलब आप कोर्ट में क्यों खड़े हैं, क्या रीज़न है आपका, क्या इससे लेना देना है, आपको क्या इंजरी हुआ है, तो उसी को लोकस स्टैंडाई कहा जाता है। तो वही क्वेश्चन है, सिंपल है, ओनली द पार्टी जो सफ़र कर सकता है वही जाएगा, तो लोकस स्टैंडाई वही है। जज पूछेगा डायरेक्ट कि व्हाट इज़ योर लोकस स्टैंडाई, वाई यू हैव अप्रोच द कोर्ट, तो आप बताएंगे कि हाँ सर ऐसे ऐसे योर लॉर्डशिप हमारा ऐसे ऐसे यहाँ पे नुकसान हुआ, ये हमको डैमेज सफ़र हुआ है। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीपीएसपी। तो डीपीएसपी आप लोग पढ़े होंगे। हाँ, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स ये भी है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत तो कौन सा नहीं है, तो साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म ये नहीं है। तो डीपीएसपी एक बार अच्छे से रीडिंग किया हुआ भी होगा तो उसमें आप एलिमिनेट कर सकते हैं। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म ये तो ऐसा कुछ था नहीं, बाकी तीन हम लोग पढ़े हैं। अब है रिमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इज अवेलेबल अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 2। तो किसको रेमेडी होगा? आरसीआर जो होता है, हमने आरसीआर सेक्शन कहाँ पे है, सेक्शन 9 में है। आरसीआर सेक्शन 9 में है, तो उसमें सेक्शन 9 में कौन किसको रेमेडी मिल सकती है? तो हस्बैंड को मिल सकता है एंड वाइफ को मिल सकता है। मान लो कोई घर छोड़ के भाग गया हो तो वाइफ या फिर जो भी छोड़ा है वो, मीन्स एग्राइव पार्टी मे गो टू द कोर्ट एंड फाइल अ केस ऑफ आरसीआर, एंड उसके बाद कोर्ट डिक्री देगी कि आप आओ इनके साथ रहो। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 35 to 40 में कौन सा डाउट है? इजी है आई थिंक, जैसे फिर भी बता देते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गीता इज अ जैन एंड ये एंड श्याम इज अ हिंदू। तो मैरिज बिटवीन अ हिंदू एंड, हिंदू के डेफिनेशन में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों आते हैं, आप लोगों को तो पता होगा। तो इसका जो मैरिज होगा वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग होगा एंड स्पेशल मैरिज एक्ट के भी अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट में जो आप कोर्ट मैरिज वगैरह करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी ये शादी कर सकते हैं एंड चाहे तो ये हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी शादी कर सकते हैं। तो इसका आंसर, अगर मान लो कोर्ट जाके वो चाहे तो करने का वहाँ पे कर सकते हैं। हम्म, तो उसका मन है ना कि नहीं चाहेंगे तो वो कर, वही है ना, देखो
देयर मैरिज कैन बी सोलेमनाइज्ड है यहाँ पे, किसमें अगर वो चाहे तो स्पेशल मैरिज उनके पास मतलब फ्रीडम है, लिबर्टी है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत भी शादी कर सकते हैं एंड हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी शादी कर सकते हैं। हाँ, आपको डिपेंड करता है कि आप अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत करना चाहते हैं तो उससे करिए, अगर आप हिंदू के तहत करना चाहते हैं तो आप उससे करिए। स्पेशल मैरिज एक्ट में थोड़ा सा ये ब्रॉड है, उससे स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या है कि आप हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में भी होता है, बट हिंदू मैरिज एक्ट में ओनली हिंदूज के बीच में होता है एंड हिंदू इंक्लूड्स द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ। तो यहाँ पे भले ही ये हिंदू के ही डेफिनेशन में आते हैं, बट दे हैव लिबर्टी टू मैरिज विद इन अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑल्सो, उनके पास वो भी ऑप्शन बनता है, क्योंकि मान लो एक स्पेशल मैरिज एक्ट ब्रॉड चीज़ है और उसी के अंडर में एक हिंदू मैरिज है, तो अगर हिंदू मैरिज एक्ट अगर कर रहे हैं हिंदू के अकॉर्डिंग तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। समझ में आया? हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ दो हिंदुओं पे ही एप्लीकेबल होता है, बट स्पेशल मैरिज एक्ट हिंदू छोड़ के मुस्लिम पे भी एप्लीकेबल होता है। ये मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी पे भी हो। मान लो लव मैरिज कोई किया है, हिंदू मुस्लिम कोई किया है जाके, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग किया है, कोर्ट मैरिज कर लिया जाके। ठीक है? आया समझ? तो हमारा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो ये वर्ड से आप पता लगा सकते हैं कौन सा है, नहीं है। कुरान, सुन्नत, श्रुति, इल्जा। तो श्रुति इजी क्वेश्चन। उसके बाद आपका एक लैंडमार्क जजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है कि कंटेस्ट इलेक्शन कंटेस्टिंग के समय, ये इससे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट से है। तो इसमें यही डिक्लेयर किया गया था कि इनकम जो है नॉमिनेशन के टाइम पे आपको इनकम डिक्लेयर करना है। लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक और आपका लैंडमार्क जजमेंट से पूछा गया, जो कि 7 जजेज की लैंडमार्क जजमेंट दी गई थी, और इसमें ये था कि सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट सीकिंग वोट्स इन द नेम ऑफ वोटर्स रिलीजन अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिस। तो ये किस में आया था? ये अभिराम सिंह वर्सेस CD कोमाचन के केस में आया था। ये 7 जजेज की बेंच ने जजमेंट दिया था, इसलिए ये लैंडमार्क जजमेंट है। अब है गोलकनाथ वाला, सॉरी केशवानंदन भारती वाला 13 जजेज की बेंच जो बैठी थी। नेक्स्ट 40 टू 45। देखो ये है आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। श्रेया को ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। 43 ये देख के ही छोड़ देंगे क्वेश्चन। कर लिया है? बताओ आंसर। सी होगा। क्यों सी होगा? तो फर्स्ट भी सही है, ठीक है। सेकंड भी सही है। देखो ये कंफ्यूज कर गई। हमने बोला कि ये बोली अभी कि सारा सॉल्व करके बैठ चुके हैं, और ये बोल रही है फर्स्ट क्वेश्चन सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट। अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। ये स्टेटमेंट गलत है, तो ए आपका आंसर इसमें होगा नहीं। उसके बाद बी है आपका लोकसभा इज द अपर हाउस, तो होता नहीं। लोकसभा L फॉर लोकसभा एंड L फॉर लोअर हाउस, याद रखना है, सिंपल। लोकसभा इज लोअर हाउस, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो बी भी नहीं होगा।
अब बी नहीं होगा, बचता है हमारे पास सी एंड डी। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट 25 है, ये सबको पता है। उसके बाद डी है आपका, वैसे भी आंसर आ गया, डी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ए भी ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है और डी वनली तो होगा नहीं, तो आंख बंद करके आप सी लगा दो। 3 सी एंड डी। इस मेथड से सॉल्व करना, एलिमिनेशन मेथड से। देखो डी पढ़ने का, अगर आपको डी नहीं भी पता है, सी बस पता है कि टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया 25 है, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या सी होगा तो डी ऑब्वियसली होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका द क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा अंडर 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रेफर टू। अब लोकसभा का जो स्पीकर है उसका डिस्क्वालिफिकेशन है, तो देखो जिसको जो इलेक्ट करता है उसको, उसी के पास क्या कहते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन का भी होता है पावर। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से कोई लेना देना है नहीं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था और ये क्वेश्चन भले ही थोड़ा टफ क्वेश्चन था। तो सेकंड था आपका डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये भी नहीं होगा। फिर था प्रेसिडेंट से कोई लेना देना है नहीं, तो सिंपल इसका आंसर होगा अ मेंबर इलेक्टेड फॉर दिस पर्पस बाय द लोकसभा, कि मेंबर जो भी उसके लिए बनेंगे वो इलेक्ट करेंगे, उनका डिस्क्वालिफिकेशन। फिर है इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो इसमें जो है आपका क्या होगा आंसर, तो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि इसको आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। जो ऑल वर्ड है, ऑल एक ऐसा वर्ड है, उसको देख के ही थोड़ा आपको अलर्ट हो जाना है। ऑल, नॉट, इस टाइप का वर्ड। तो ऑल वर्ड कहीं पे भी, वेयर देयर इज लॉ देयर इज एक्सेप्शन टू, तो ऑल वर्ड को देख के समझ जाना है कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में डाउट है। तो ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ देखो तो लगेगा कि नहीं, इसमें सब में ऑल लिखा हुआ है, तो ऑल वाला स्टेटमेंट होता ही नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट जितना भी क्वेश्चन आए इस टाइप का स्टेटमेंट वाला, उसमें ऑल वर्ड देख के थोड़ा सा वो हो जाना, अलर्ट हो जाना है। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा इलेक्टेड मेंबर्स। नहीं, एमएलसी नहीं करते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं वही करेंगे बस, क्योंकि उसके बाद है आपका द यूजुअल प्रोसेस ऑफ वैलिड एग्रीमेंट। ये आप लोगों को बहुत बार हमने पढ़ाया है स्टार्टिंग से ही। जैसे ऑफ़र होगा, ऑफ़र के बाद एक्सेप्टेंस होता है, एक्सेप्टेंस के बाद कंसीडरेशन होता है, कंसीडरेशन के बाद क्या होता है, एग्रीमेंट बनता है। इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद बताओ नेक्स्ट कोई कौन सा है, 50 तक कोई डाउट? 47 में क्या है? फ्रॉम whom is an offer addressed to when a product is kept on shelf of shop with price tag attached। बताओ क्या होगा आंसर इसका? बेसिकली वो ग्राहक के लिए ही लगा के रखते हैं, बट ये थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, तो आई थिंक ये क्वेश्चन को शायद एलिमिनेट किया गया था कि ग्रेस मार्किंग, कुछ ऐसा टाइप का मार्किंग किया गया था। तो बेसिकली जो प्राइस टैग लगा होता है वो बेसिकली कस्टमर के लिए ही होता है, क्योंकि इसका क्वेश्चन में ही कुछ थोड़ा डिस्प्यूटेड डाउट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा डाउट है? लीगल प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन से डरते हो तुम लोग। एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड फॉर एन अनलॉफुल कंसिडरेशन इज वॉइड इन लॉ। किसको, सबको पता है, पढ़ा हुआ है ये।
पढ़ा हुआ है या नहीं? उसके बाद फैक्ट में ये है, मिस्टर एक्स एग्रीज टू पे 1000 टू मिस्टर जेड गिविंग फॉल्स एविडेंस इन कोर्ट। कहता है कि तुम मतलब किसी को 1000 रुपये दे के कोर्ट में ले आता है, कहता है तुम जो है सबूत देना, मतलब झूठ बोलना मेरे लिए। तो ये क्या, ये कंसिडरेशन सही है? अनलॉफुल मीन्स है ना ये, आप किसी को कोर्ट में इलीगल काम के लिए बुला रहे हैं तो डेट इज़ अनलॉफुल। और अनलॉफुल का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है, पता है सबको। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ड्यू टू अनलॉफुल कंसिडरेशन। बहुत इजी क्वेश्चन था। हम्म। उसके बाद हाँ, लिखा हुआ ही है। फिर उसका नेक्स्ट है आपका एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाए थे फ्रॉड में। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट क्या होता है? फ्रॉड होता है। डायरेक्ट बेयर एक्ट से क्वेश्चन उठा के दिया है कि नहीं? एक्टिव, व्हाट इज एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट? दैट इज द फ्रॉड। फिर है नेक्स्ट आपका, मिस्टर एक्स एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ ए टू डिलीवर्ड 10 kg ऑफ मैंगो। कहता है कि 10 किलो मैंगो, कहता है कि आप मेरे घर पे पहुंचा देना 20 जुलाई को। होता ये है 18 जुलाई को वो कहते हैं कि देखिए मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो ये क्या है, इसको क्या कहेंगे? तो इसको सबसे पहली चीज़ें हम कहेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट यहाँ पे हो क्या रहा है कि 18 को ही, 2 दिन पहले ही उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो ये एंटिसिपेट कर दिया था। एंटिसिपेटरी मतलब होता है कि आपको पता चल गया, एंटिसिपेट कर दिया गया आपको। तो इसको कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। होगा तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें भी कौन सा? तो एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट तो टूटा ना। फिर आपका सब्सिक्वेंट चेंजेज मेड इन नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सब्सिक्वेंट चेंज जो बनाया जाता है तो उसको क्या कहेंगे? अल्टरेशन कहेंगे। अब अल्टर कब करते हैं आप? कुछ भी प्रोडक्ट को आप अल्टर कर रहे हैं तो, और इसमें 2-3 वर्ड और है, जैसे नोवेशन है। नोवेशन को कहते हैं कि जैसे कोई अगर नई पार्टी को हम कहीं पे ऐड कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसको कहते हैं नोवेशन। फिर आपका एक रिसीजन, तो इसको कहते हैं कि जैसे सीजर होता है ना, सीजर का काम क्या होता है? काटना। तो उसी तरह रिसीजन का काम होता है। रिसीजन जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका काम हुआ कि एब्रोगेट करना कॉन्ट्रैक्ट को, एब्रोगेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड नेक्स्ट है आपका एक और है रिप्यूडिएशन। रिप्यूडिएशन का मतलब होता है अनकंडीशनल रिफ्यूजल। किसी चीज़ को कह रहे हैं जाओ हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही नहीं, तो उसको रिप्यूडिएशन कहा जाता है। ठीक है। अल्ट्रा वायरस, 52 समझ, ये तो बहुत सिंपल। अल्ट्रा वायरस क्या होता है? अल्ट्रा वायरस इन लॉ, ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कोई भी लॉ करंट अगर आप पढ़ेंगे तो देखते होंगे कि कोई भी लॉ, जब भी मान लो कि कोई लॉ अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना के आई है और वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को खतरा है या फिर कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो वो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया जाता है। मीन्स कि नल एंड वॉइड उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। कहता है कि ये तुम्हारे बियॉन्ड है। जैसे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, एनजैक, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था कि उस, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसकी इंडिपेंडेंस को ये लोग चाह रहे थे कि इस पे हम दबाव बनाएं और अपॉइंटमेंट में हमारा जज हो। तो एनजैक को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बोला कि ये तुम्हारे बियॉन्ड के बाहर है, तुम हमारे मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। तो उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया गया। तो अल्ट्रा वायरस उसी को कहता है जो चीज़ें किसी के स्कोप से, उसके बियॉन्ड से लिमिट बाहर हो, उसको अल्ट्रा वायरस कहा जाता है। उसके बाद है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज इंटाइटल टू बी प्रोटेक्टेड थ्रू कॉपीराइट। तो इसका सिंपल आंसर एक्सप्रेशन होगा, फैक्ट तो होगा नहीं, आइडियाज़ होगा नहीं, मेथड ऑफ ऑपरेशन होगा नहीं, आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं दैट डज नॉट मैटर, जब तक आप किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। जब तक आप एक्सप्रेस करके नहीं, आइडियाज़ कहीं दिखा रहे हैं, उसको कॉपीराइट नहीं करवा रहे हैं, तब तक कॉपीराइट का कोई वैल्यू नहीं है। तो एक्सप्रेशन इसका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम टर्म फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क। तो ये इसका 60 ईयर्स होता है। फिर है नेक्स्ट आपका एन इन्वेंशन। इन्वेंशन को पेटेंट कहा जाता है। पढ़ा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन।
फिर है आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को क्या कहा जाता है? इसका आंसर बताओ। आईपी रेफर्स टू द इन्वेंशन, लिटरेरी वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, ये तो सबको पता है। आईपी इंक्लूड्स पेटेंट, कॉपीराइट, ये भी सही है। एंड आईपी ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, हमने बताया था ना आईपी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ये सारे आते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन या फिर जीआई टैग, ये सारे आते हैं। ये सी एन डी जहाँ पे नो हो गया तो ए एन पी आंसर लगा लो। हम्म। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 57 टू, इधर फैक्चुअल थोड़ा पूछा गया है। इधर जीके से पूछा गया है। हम्म फिर है आपका 73 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स कैन बी लोकेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जब आप लोगों को पढ़ाया गया होगा पॉलिटी, तो उसमें आप सेपरेशन ऑफ पावर पढ़े होंगे, फेडरलिज्म भी पढ़े होंगे, सेक्युलरिज्म भी पढ़े होंगे, बट कहीं पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी आपने पढ़ा है? सॉवरेनिटी जरूर पढ़ा होगा, बट पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी वर्ड कहीं पढ़ा आपने? तो इसमें अगर आप सी को एलिमिनेट कर दो, तो सी को हटा दो, इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी डी। अगर मान लो कि सी को डायरेक्ट, हाँ सी को डायरेक्ट आप एलिमिनेट कर दो, तो आंसर डायरेक्टली आपका आ जाता है ए बी डी। जो हमने आपको बताया था ना कि कोई ऐसा चीज़ उठाओ तीनों चारों में से और बाकी सारा आंसर आपके सामने क्लियर होगा। आप भले ही तीनों को नहीं जानते, एक पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी वर्ड इंडियन पार्लियामेंट में है ही नहीं, तो अगर आप इस पे पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं जो है, जैसे आप पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को एलिमिनेट कर दिए तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली ए बी डी एन वन आ जाता है, क्योंकि बाकी तीनों में सी मेंशन है। तो कोशिश करना है एलिमिनेशन वाले मेथड से बनाने का, इजीली बन जाता है ऐसे क्वेश्चन को, भागना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से। अब सेम क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाला। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट 19(1)(a), 19(2), तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने, डिफेमेशन भी सुना होगा नाम, डिसेंसी और मोरलिटी भी सुना होगा। तो वही पूछा है यहाँ पे, स्टेट कैन मेक लॉज टू रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन विच फॉलोइंग ग्राउंड? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे गवर्नमेंट बना सकती है, जो अब अगर आप कोर्ट की प्रोसीडिंग को आप अवमानना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या फिर डिफेमेशन पे तो बना सकती है, फिर डिसेंसी और मोरलिटी पे। तो इसका इजीली आंसर हो जाएगा आपका बी सी डी। फिर सीए से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान को ही ऐड किया गया था। फिर 75 टू 80 तक में कोई डाउट बताओ? 76 डाउट है किसी को? श्रेया? 77, 78, ये हो गया आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन। फिर आ जाओ डब्ल्यू एच ओ, हाँ डब्ल्यू एच ओ का हेड क्वार्टर है। फिर 80, 81, 80 टू 85, फर्स्ट सी जी आई। फिर हु एमंग द फॉलोइंग वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ये सब फैक्चुअल है, ये सब आप लोगों को याद रखना अच्छे से। फिर आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक इससे पहले पूछा गया था इंडिया डेट इज भारत,
अब 90 में आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचर ऑफ टॉट। तो टॉट जो है वो एक सिविल रॉन्ग है। उसके बाद इट इज़ ओनली अ रॉन्ग अगेंस्ट द इंडिविजुअल। उसके बाद है देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल एक्ट एंड इट इज़ मेनली डेवलप्ड फ्रॉम द कॉमन लॉ प्रिंसिपल। तो हम जब टॉट पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि ये बेसिकली इसका कोई लॉ नहीं है, ये बेसिकली डेवलप किया गया है प्रेसिडेंट प्रिंसिपल वगैरह से। तो सिविल रॉन्ग तो हमने बताया था, आप लोगों को याद होगा। देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल एक्ट, ये भी याद होगा। और देखो जहाँ पे वनली वर्ड आ जाएगा वहाँ पे समझना कहीं ना कहीं उस, जैसे हमने बोला ना कि ऑल में, ऑल नॉट इस टाइप का, तो उसी तरह जहाँ पे वनली आ जाएगा समझ लेना कहीं ना कहीं उस स्टेटमेंट में शक है, उस पर डाउट होना चाहिए। तो ये वनली वर्ड यहाँ पे आ गया, इट इज़ अ वनली अस रॉन्ग अगेंस्ट द इंडिविजुअल। तो ऐसे स्टेटमेंट को गौर से देखना है कि हाँ वनली जहाँ पे आ गया समझ लो वो स्टेटमेंट में डाउट है, वो स्टेटमेंट गलत ही होगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ड्यूटी अंडर टॉट इज फिक्स्ड बाय द लॉ, ड्यूटी अंडर नॉट ट्रू। और ये भी देखना नॉट लिखा हुआ है, इससे पहले भी 90 में भी नॉट लिखा हुआ था, फिर 91 में भी नॉट पूछा गया है, तो ये भी ध्यान में रखना। ड्यूटी अंडर टॉट इज फिक्स्ड बाय द लॉ, ड्यूटी अंडर टॉट इज अ मॉरल ड्यूटी। तो बताओ इसका आंसर सिंपल है, ये भी क्वेश्चन आई थिंक। उसके बाद है आपका अब है एक ये टाइटल की बात की गई है कि मतलब दो लोग हैं, हस्बैंड एंड वाइफ कपल है, उनका डाइवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स होने के बाद जो है टाइटल वो यूज करते हैं उनकी वाइफ। देन आफ्टर द सी मैरिड टू मिस्टर कुणाल वेस्ट बट कंटिन्यू टू वेट से टाइटल, वो फॉर्मल टाइटल कंटिन्यू। अगर मान लो कोई फॉर्मल टाइटल अपने, आपको टाइटल लगाने का तो हक है ना, कोई भी आप टाइटल लगाओ। अगर आप चाहे फॉर्मर हस्बैंड का लगा रहे हो या फिर किसी भी कास्ट का लगा रहे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सिंपल है, ये भी कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है, इसके लिए भी कोई लॉ पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। सिंपल कॉमन सेंस लगाओ कि हाँ प्रैक्टिकली सोचो कि अगर मान लो कोई आजकल सोसाइटी में ही देख लो, कोई भी कुछ भी टाइटल लगा लेते हैं तो क्या हम उसके लिए केस करने चले जाएंगे? नहीं, बिकॉज इट नॉट अ टॉट, बिकॉज इट नॉट अ वायलेशन ऑफ राइट ऑफ मिस्टर अरुण। सिंपल है। 95 तक कोई डाउट? बाकी उसके बाद तो वो है इंग्लिश है। 95 वाला बताओ कोई आंसर। दुर्गेश 95 वाला आंसर, इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम्म हम्म राइट, देखो सबसे पहला है एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो है ही। राइट आरटीआई भी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है, राइट टू ब्रॉडकास्ट भी है एंड राइट टू रिमेन साइलेंट भी है। हाँ राइट, हाँ चारों। क्या दिया हुआ है? बाकी ये भी तो है, चारों होगा ना।
मतलब ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन पे है, राइट टू रिमेन साइलेंट, कि आप अपने अगेंस्ट मतलब आप अपने ही खिलाफ विटनेस नहीं बन सकते हैं। सेल्फ इंक्रिमिनेशन आप पढ़े होंगे आर्टिकल 20 सब सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे ये मेंशन है। चुप रहने का अधिकार। ठीक है, तो है क्या कि आप लोगों को एग्ज़ाम जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उससे घबराना नहीं है। क्वेश्चंस इजी मतलब इजी नहीं कह सकते हैं, क्वेश्चंस ठीक ठाक पूछे जाता है, अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ दिया गया है। जैसे अभी हम लोग डिस्कस किए तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं लगा, एक आध क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन हमें नहीं लगा कि ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे। मतलब एक आध क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी आप लोगों को लगा होगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। और इसी तरीके से आप लोगों को जब प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या अब से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा? तो प्रिंसिपल एंड फैक्ट वाला क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन सही होता है, इजी भी होता है, डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से। जहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन हो उसको पहले फेस करना है कि हाँ ये क्वेश्चन का, और इसका क्वेश्चन थोड़ा सा आप पढ़ लो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो, इजीली उसका आंसर निकल जाएगा। बस उसके बाद थोड़ा बहुत बेयर एक्ट पढ़ के रखो, बेयर एक्ट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दिया जाता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बेयर एक्ट पढ़ो। बेयर एक्ट में क्या है कि वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली कैसे पुट करके दिया गया है। यही आप बेयर एक्ट पढ़ के नहीं गए होते तो बोलते कि अरे ये कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, तो आपको जो सही लगता कॉमन सेंस से मार देते, फिर पता चलता नहीं ये तो उसका आंसर होगा ही नहीं। इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ो, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, सही पढ़ो और राइट डायरेक्शन में पढ़ना है। इतना पढ़ो जितना एग्ज़ाम में आ रहा है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए। मेंटरशिप जो आपकी हो रही है वो सही डायरेक्शन में होनी चाहिए बस। बाकी क्वेश्चंस टफ नहीं पूछा जाता। कहते हैं क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आया था, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन पेपर नॉर्मल था। बाकी आप चाहें तो इजीली बना सकते हैं। बाकी जो नहीं पढ़ के गए हैं, जैसे आप जो पढ़ के नहीं गए हैं वो नहीं आया तो कह देते हैं पेपर टफ था, तो बेटर है कि आप सब कुछ पढ़ के जाओ। तो इसीलिए आप लोगों को सब कुछ पढ़ाया भी गया है। बाकी जो नहीं पढ़ाया गया होगा वो हम लोग कवर कर लेंगे बाकी के क्लास में। जो भी टॉपिक अभी हमारा छूटा हुआ होगा, जैसे थोड़ा बहुत अमेंडमेंट हो गया, थोड़ा बहुत लैंडमार्क केस हो गया, तो वो सब जो भी छोटा छोटा टॉपिक है वो सब एक क्लास में कवर हो जाएगा, तो उसके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। बशर्ते आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। और प्रीवियस ईयर हम लोग इसके बाद फिर 2020 का सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मतलब इसी तरीके से हम लोग पिछला 5 साल का एटलीस्ट सॉल्व करेंगे, और उसके बाद इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे डिस्कस करने के बाद लगेगा कि हाँ इजी क्वेश्चन था, आराम से बन सकता है। और एग्ज़ाम में हेजिटेशन नहीं होगा पेपर सॉल्व करने के बाद। हेजिटेशन को बस दूर करना है कि हाँ जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे, आपको लगने लगा कि नहीं अरे कैसा किस टाइप का क्वेश्चन आ गया है, तो बच्चे वहीं पे डिमोरलाइज हो जाते हैं कि यार 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते करते लंबा लंबा क्वेश्चन देख लिए तो वो सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। लाइक क्लैट में ऐसे ही होता है, क्लैट में लंबा लंबा पूछा जाता है बट इजी पूछा जाता है, थोड़ा सा आपको पकड़ होना चाहिए बस।